एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइकोलॉजी बाइट। कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, यानी कि साइकोलॉजी का जो सिलेबस है उसका पार्ट 3। तो अभी हमने रिसर्च की यूनिट खत्म करी है। उसके भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6, टोटल पार्ट 6 बने हुए हैं उसमें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिए। उसमें हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है और क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। 2012 से 2025 की जितनी भी सारी रिसर्च की जो क्वेश्चन है सारे मैंने कवर किए हुए हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू। और आज की वीडियो हम शुरू करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से, पार्ट 1 से, और इसके भी 2-3 वीडियो बनेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मैच द फॉलोइंग से है केली पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी एंड मरेटिएटी मैकलीलैंड एंड एटकिंसन मेजर ऑफ एन एक्ट रोटर स्केल। तो केली पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी में क्या कहता है? केली पर्सनल कंस्ट्रक्ट, केली ने क्या दिया था? 1 पोस्टुलेट एंड 11 कोरोलरीज। एंड मरे ने क्या दिया था? मरे ने 20 नीड्स दिए थे। तो ए का जो है वो 4 है एंड बी का जो है वो 3rd होगा। एंड मैकलीलैंड ने क्या दिया था? मैकलीलैंड ने दिया था 11 कैटेगरी ऑफ स्कोरिंग TAT, सी का 1 एंड रोटर स्कल इज 6 सब कैटेगरी ऑफ नीड्स एंड सब गोल। डी का जो है वो 2 हो गया, तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो असर्शन रीजन से है। असर्शन एंड रीजन में कहता है अकॉर्डिंग टू classical test theory, reliability can be conceptualized as the ratio of true score variance to the observed score, and reason में कहता है कि according to the classical test theory the random error of measurement is assessed to be uncorrelated with the true score. ऑप्शन में क्या है? बोथ ट्रू आर, ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज एक्सप्लेन ए, and both true but R does not explain, and A true and R is false, A is false and R is true। तो इसका जो राइट आंसर होता है, इसका राइट आंसर है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल टेस्ट थ्योरी, कहता है कि क्लासिकल थ्योरी में क्या है, रिलायबिलिटी जो है वो ट्रू स्कोर जो है वो किस पे है? प्रक्षेपित करता है। ये ऑब्जर्व स्कोर का रेशियो होता है, बिल्कुल सही है। और रीजन में कहता है कि क्लासिकल टेस्ट थ्योरी में जो है रैंडम एरर मेजरमेंट इज, रैंडम एरर को जो है वो असंबद्ध माना जाता है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर ट्रू एंड आर इज एक्सप्लेन। Question number 3, which statement is true in context of the item analysis, यानी item analysis के context में कौन सा जो है ये analysis सही है, ये कौन सा statement सही है? item total correlation equal item remainder correlation, item total correlation is greater than item remainder correlation, and item total correlation is less than item remainder correlation, and item total correlation cannot be negative। तो आइटम टोटल कोरिलेशन क्या होता है कि आइटम टोटल कोरिलेशन में आइटम को भी इंक्लूड करते हैं, आइटम रिमाइंडर यानी उस आइटम को छोड़ देते हैं। तो आइटम टोटल कोरिलेशन और आइटम रिमाइंडर दोनों सेम तो नहीं होगा, ये ऑप्शन 1 गलत है। और आइटम टोटल कोरिलेशन जो होता है वो ज्यादा होता है किससे? आइटम रिमाइंडर कोरिलेशन से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कैटल का जो है इनकॉर्पोरेटेड फैक्टर Q1, Q2, Q3, Q4 इन 16 PF। कैटल ने जो 16 PF दिया था तो उसमें कहता है कि Q1, Q2, Q3
को फैक्टर को शामिल किए थे, लेकिन रीजन में कहता है सम फैक्टर अपीयर्ड ओनली इन एल डेटा नॉट इन क्यू डेटा। तो ऑप्शन ये दोनों ही जो हैं वो कथन जो हैं वो सही हैं, लेकिन वो एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2 बी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कल्चर फेयर टेस्ट, यानी कल्चर फेयर टेस्ट के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है, कौन सा कथन जो है वो सही है। तो ऑप्शन ये कहता है दे अटेम्प्ट टू मिनिमाइज द यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा का उपयोग सबसे कम करते हैं। सुटेबल डिफरेंट वर्जन ऑफ द टेस्ट आर डिवाइड फॉर द डिफरेंट कल्चर ग्रो, यानी अलग संस्कृतियों के लिए अलग संस्करण बनाते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ मटेरियल टू विच ऑल सोशियो कल्चरल ग्रुप हैव बी प्रीजम्बली एक्सपोज, यानी ऐसे सामग्री बने होते हैं जो सभी समूहों के लिए परिचित हो। और ऑप्शन डी कहता है दे अटेम्प्ट टू एक्सेस द अफेक्ट ऑफ कल्चर ऑल पीपल इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव स्किल। इसमें कौन सा सही होगा? तो कल्चर फेयर टेस्ट को क्या करता है, वो कल्चर फेयर टेस्ट कब होगा, क्योंकि कल्चर फेयर टेस्ट में लैंग्वेज को मिनिमाइज किया जाएगा, यानी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस कभी है, क्योंकि डिफरेंट कल्चर में लैंग्वेज वेरी करता है। तो उस हिसाब से ए ऑप्शन जो है हमारा सही होता है। एंड वो दूसरा जो कहते हैं, क्या कहते हैं, सुटेबल फॉर डिफरेंट वर्जन ऑफ द टेस्ट आर डिवाइड फॉर द डिफरेंट कल्चर ग्रुप, तो ये तो सही नहीं होगा, आप कितने सारे आप टेस्ट बनाओगे। तो दे आर कंपोज्ड फ्रॉम मटेरियल टू विच ऑल सोशियो कल्चर ग्रुप है बी प्रीजम्बली एक्सपोज, यानी ऐसे सामग्री होते जो सभी समूह के लिए परिचित हो। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है पैराग्राफ से है। पैराग्राफ में क्या कहता है, एक साइकोमेट्रिशियन जो है वांटेड टू डेवलप अ न्यू टेस्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, क्या करता है वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का वो टेस्ट बनाता है। ही प्रिपरेशन क्या करता है, प्रिपेयर 80 आइटम, कितने आइटम उसने प्रिपेयर किया, 80 आइटम को उसने प्रिपेयर किया। असेसिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग and each item had 5 alter answer, one of them being correct. The psychometrician correct out, एक साइकोमेट्रिशियन जो है वो 80 आइटम का टेक्स्ट डेवलप किया, और जिसने क्या किया कि बाद में वो 60 विच वेयर रिड्यूस टू 60 आफ्टर आइटम एनालिसिस के बाद उसने क्या किया कि 60 आइटम को ये कर दिया। फिर रिलायबिलिटी क्या किया, रिलायबिलिटी टेस्ट हुआ। रिलायबिलिटी एनालिसिस में क्या किया, वेरियस रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट वेयर कैलकुलेटेड फॉर द 60 आइटम टेस्ट एंड क्रोनबेल अल्फा जो आया है उसका 0.90 एफर्ट वेयर मेड फॉर क्रिएट 2 शॉर्टर इक्वल लेंथ वर्जन। फिर क्या करता है, वैलिडिटी असेसमेंट करता है। वैलिडिटी में कितना सैंपल साइज किसने लिया है, 500 लिया है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना आया है, 0.24 विच वाज द स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एंड 0.01 लेवल। इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है इन द अबव कंटेक्स्ट which of the following correlation should be computed to the obtain item remainder correlation, यानी कि जो आइटम रिमाइंडर कोरिलेशन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध या कोरिलेशन उपयोग किया जाता है। पॉइंट बाय सीरियल, 5 कोफिशिएंट, रैंक डिफरेंस और टेट्राकोरिक। तो आइटम रिमाइंडर के लिए हम क्या करते हैं, आइटम रिमाइंडर कोरिलेशन कंप्यूटेड यूजिंग पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन। क्यों? क्योंकि जब आइटम इज डाइकोटोमीज व्हाइल द रिमाइंडर स्कोर इज कंटिन्यूअस, तो इसका जो मेथड होगा आइटम एनालिसिस का, हम क्या यूज करेंगे, पॉइंट बाय सीरियल। पॉइंट बाय सीरियल क्यों यूज करेंगे, क्योंकि एक आइटम जो है वो डाइकोटोमी है
और ये आइटम और एक जो है वो कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी ट्रू इन द एबव कॉन्टेक्स्ट, मतलब ऊपर वाले जो दिए गए हैं पैराग्राफ उसके संदर्भ में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। कुडर रिचर्डसन जो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट वुड आल्सो बी 0.90 but the split reliability coefficient may differ from 9.90. Split half correlation reliability coefficient would be also 0.90, but the Kuder-Richardson reliability coefficient may different from 90. थर्ड ऑप्शन में कहता है कि बोथ यानी कुडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट एंड स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी दोनों जो है वो 0.90 होगा, या द कोरिलेशन बिटवीन ऑड एंड इवन पार्ट ऑफ द टेस्ट वुड बी 0.90। तो जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के हिसाब से क्या होता है, जो कुडर रिचर्डसन जो है वो सभी पॉसिबल स्प्लिट हाफ में क्या करते हैं कि उसका एवरेज होता है, इक्वल एवरेज ऑफ स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी अक्रॉस ऑल पॉसिबल स्प्लिट। तो क्या करते हैं कि सिंगल स्प्लिट हाफ वैल्यू में डिफर बट कुडर रिचर्डसन विल मैच द फुल टेस्ट रिलायबिलिटी। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर बनता है कुडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट वुड आल्सो बी 0.90 बट स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट में भी डिफर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है टू ऑब्टेन इंटर आइटम कोरिलेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट वुड बी यूज्ड इन द अबव एनालिसिस, यानी इंटर आइटम कोरिलेशन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोरिलेशन वेरिएशन कोएफिशिएंट जो है वो उपयोग किया जाएगा। बाई सीरियल, पॉइंट बाई सीरियल, फाई कोएफिशिएंट एंड रैंक डिफरेंस कोरिलेशन। तो इंटर आइटम कोरिलेशन के लिए डायटोमस आइटम के लिए क्या करते हैं, फाई कोएफिशिएंट यूज करते हैं, क्योंकि दोनों जो है वो बाइनरी वेरिएबल है। द राइट आंसर इज फाई कोएफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज द एक्सपेक्टेड क्रोनबर्ग अल्फा फॉर द शॉर्टर वर्जन रेफर्ड इन द पैराग्राफ, यानी कि जो शॉर्टेस्ट वर्जन है उसका पैराग्राफ में क्रोनबर्ग अल्फा क्या होगा। तो क्रोनबर्ग अल्फा जो होगा वो क्या होगा, 0.82 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द डेटा प्रोवाइडेड अबव, जो ऊपर डेटा दिया गया है उससे क्या ये कंक्लूजन निकलेगा। द न्यू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग टेस्ट है satisfactory convergent validity, satisfactory divergent validity, satisfactory concurrent validity और unsatisfactory concurrent validity। तो डेटा को क्या है वो लो कोरिलेशन दिखाता है, इसलिए क्या होगा, टेस्ट मेजरिंग द सेम कंस्ट्रक्ट, तो पुअर कंकरेंट वैलिडिटी होगा, क्योंकि हम उसकी प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, अनसेटिस्फैक्टरी कंकरेंट वैलिडिटी। क्वेश्चन नंबर 11 असर्शन एंड रीजन से है। असर्शन एंड रीजन में कहता है व्हेन मेथड ऑफ इक्वल अपीयरिंग इंटरवल इज implied for item, median is usually used as an estimate of scale value। और रीजन में कहता है कि अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड आर आइडेंटिकल। तो इसका जो ये है आंसर है वो होगा बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट। आर जो है उसको एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि असर्शन जो है वो इक्वल अपीयरेंट इंटरवल की बात कर रहा है और रीजन जो है वो मीन मीडियन मोड की बात कर रहे हैं, यानी दोनों जो है दो अलग है ये स्टेटमेंट है।
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है इंटोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग यानी फिगरल पिक्चर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इज स्कोर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन। तो पिक्चर कंस्ट्रक्शन टास्क में क्या करते हैं, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टास्क में क्या जो होता है फ्लुएंसी नहीं होता है क्योंकि हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। फ्लुएंसी तो कब होगा, जब हम बोलते हैं, जब वर्बली कुछ करते हैं उसमें ये होगा। तो ओरिजिनलिटी देखते हैं और एलाबोरेशन देखते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिस्पॉन्स पैटर्न फॉर द सेमेंटिक डिफरेंशियल टेस्ट टू मेजर अ ट्रेट एक्टिव। आई एम एक्टिव, SA and ST, I am active, true false, choose one, active trusting and active neutral and passive। तो डिफरेंशियल सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में क्या होगा, एक्टिव में होगा एक्टिव, न्यूट्रल एंड पैसिव, क्योंकि सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल क्या करता है, बाइपोलर एडजेक्टिव को यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो असर्शन रीजन से क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 कहता है कि एडवर्स ए पर्सनालिटी प्रेफरेंस टेस्ट जो है वो यूज होता है फोर्स चॉइस फॉर्मेट। एंड स्टेटमेंट 2 कहता है फोर्स चॉइस फॉर्मेट इज प्रिज्यूम्ड टू प्रिवेंट सोशली डिजायरेबल रिस्पॉन्डिंग। द राइट आंसर इज 1, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, क्योंकि जो EPPS है वो फोर्थ चॉइस के लिए यूज होता है और फोर्थ चॉइस में क्या होता है, वो माना जाता है कि ये सोशली डिजायरेबल रिस्पॉन्स को क्या करता है, कम करने में मदद करता है। आपके पास ऑप्शन नहीं बचता। क्वेश्चन नंबर 15 स्पीड एंड पावर टेस्ट। स्पीड यानी टाइम की बात कर रहा है, पावर यानी डिफिकल्टी लेवल की बात कर रहा है। द राइट आंसर इज टाइम लिमिटेड एंड डिफिकल्टी लेवल 1 and 2। 1 and 2 इज द ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो पैराग्राफ से रिलेटेड है। पैराग्राफ काफी ही लंबा है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको पहले हम समराइज करेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। कहते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द 5 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग। स्केलिंग साइकोलॉजी कैन बी, ये क्या है, स्केलिंग इन साइकोलॉजी इन क्लासिफाइड इनटू साइकोलॉजिकल एंड psychological scale, or psychological scaling began in 1920 with early attempt like Bogart's social distance scale। कब हुआ था, 1925 में। मेजर डेवलपमेंट क्या है, थर्स्टन स्केल डेवलप द लॉ ऑफ कंपैरेटिव जजमेंट LCJ एंड मेथड सच पेयर कंपैरिजन इक्वल अपीयरिंग इंटरवल एंड सक्सेसिव इंटरवल। गटमैन एडवर्ड लिकर्ड दिया हुआ है। फिर क्या कहते हैं कि इसमें जो यूज किया पेयर कंपेयर यूज हुआ है। दिस मेथड डू नॉट इन्वॉल्व पेयरिंग स्टिमुलस। गटमैन का स्केलोग्राम टेक्निक यूज हुआ है। एडवर्ड डेवलप द स्केल डिस्क्रिमिनेशन। पायनियरिंग मेथड थर्स्टन कंट्रीब्यूट पेयर कंपैरिजन एंड अदर। तो ये देखते हैं क्या बोलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। The scale value of the attitude statement obtained by analyzing paired comparison data following Thurston LCJ would yield nominal scale, ordinal scale, interval scale and ratio scale। तो जो थर्स्टन का जो स्केल है उसमें क्या करते हैं, इक्वल साइकोलॉजिकल इंटरव्यू बिटवीन कैटेगरी एंड देयरफॉर द रिजल्ट स्केल इज ट्रीटेड एज एन इंटरवल स्केल। द इंटरवल स्केल इज द राइट आंसर।
असर्शन एंड रीजन में कहता है द मेथड ऑफ पेयर कंपैरिजन इज नॉट सुटेबल फॉर स्केलिंग लार्ज नंबर ऑफ एटीट्यूड स्टेटमेंट। ये बिल्कुल सही है कि हम लार्ज नंबर ऑफ, जब हमारे पास लार्ज नंबर होगा तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इन मेथड ऑफ पेयर कंपैरिजन एवरी एटीट्यूड स्टेटमेंट इज पेयर्ड विद एवरी अदर एटीट्यूड स्टेटमेंट। ये both statements are true and the correct explanation. The right answer is option number 1. Question number 18. Which one can be used to find scale value when method of equal appearing interval is used? यानी इक्वल अपीयरिंग इंटरवल पद्धति में स्केल मान निर्धारित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन या क्वार्टाइल? तो हम क्या यूज करते हैं? हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम मीडियन यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19. फैक्टर एनालिसिस इज डिजायरेबल फॉर एटीट्यूड स्केल ऑब्टेन बाय मेथड पेयर कंपैरिजन, इक्वल अपीयरिंग इंटरवल, सक्सेसिव इंटरवल एंड समेटिव रेटिंग। किस पद्धति से प्राप्त एप्टीट्यूड स्केल पर फैक्टर एनालिसिस करना उपयुक्त होता है? हम कब करते हैं? समेटेड रेटेड रेटिंग में हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इन स्टडिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड द आउट ग्रुप बाइपोलर एडजेक्टिव वेयर यूज्ड द रिसर्चर मोस्टली लाइक्ड यूज्ड Bogart's social distance scale, Osgood semantic differentiation, Gutman scaleogram and method of equal appearing interval। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑसगुड सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल होगा, क्योंकि उसमें ही गुड बैड और ये उसको इवेल्युएट करते हैं, मीनिंग को और ये करते हैं। Question number 21. Which dimension do not belong to Costa Macrae NeoPIR? यानी NeoPIR में कौन सा आयाम शामिल नहीं होता है? कंसाइटनेस, साइकोटिसिस, एग्रीबलनेस और लाइफ स्केल। तो NeoPIR जो है वो क्या है? बिग 5 को मेजर करता है। बिग 5 ट्रेड में क्या होता है? साइकोटिसिस एंड लाइफ स्केल बिलोंग करता है। और ये साइकोटिसिस और लाइक स्केल जो है वो किस में बिलोंग करता है? वो आइजिंग या ईपीक्यू में करता है। तो इसका जो राइट आंसर है 2 होगा और 4 होगा। कंसाइटनेस एंड एग्रीबलनेस जो है वो इसका पार्ट है और इसका पार्ट कौन सा नहीं है? 2 and 4। Question number 22. Vijay obtained percentile rank 16. What is the expected T score? Mean is 50 and standard deviation is 10. तो उसका जो टी स्कोर दिया हुआ 50 दिया हुआ है और कितना वो जेड स्कोर कितना हुआ? -1। तो -1 में अगर 50 प्लस -1 इंटू 10 करते हैं तो 40 आता है। द राइट आंसर इज 45। क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है विच पर्सनालिटी टेस्ट आर प्रोजेक्टिव इन नेचर? टीएटी, कैन ट्रोजन ऑफ वर्ड एसोसिएशन, नियो एफएफआई, रोटर इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो इसका जो राइट आंसर है टीएटी एंड वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एंड ये इनकम्प्लीट सेंटेंस क्या है? वो प्रोजेक्टिव है। नियो एफएफआई जो है वो ऑब्जेक्टिव है। तो द राइट आंसर इज 1, 2 and 4। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि ऑन वेस्लर टाइप स्केल परसेंटाइल रैंक 84 गिव डेविएशन 84, 85, 115 एंड 84 परसेंटाइल रैंक जो होगा +1 जेड होगा। तो 100 ये जो वेस्लर में क्या होता है? आईक्यू जो होता है 100 ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है? 1 होता है। अगर 1 डेविएशन जेड स्कोर आगे जाएगा तो 100 + 15 इक्वल 115। द राइट आंसर इज 115।
क्वेश्चन नंबर 25 कहता है प्रोजेक्टिव मेजर स्पेशली इन ब्लॉक टेस्ट इंडेक्स नोवेल्टी context of creativity, meaning context of creativity, domain specific creativity and general creative potential। यानी प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है उसमें विशेषकर इंक ब्लॉक टेस्ट जो है वो किस प्रकार के क्रिएटिविटी को दर्शाता है। तो इंक ब्लॉक टेस्ट में हम क्या करते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। तो जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा, उसके मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 डिटेरियोरेशन क्वोशिएंट एंड वाज द फर्स्ट यूज इन विच इंटेलिजेंस। किस इंटेलिजेंस टेस्ट में डिटेरियोरेशन क्वोशिएंट की बात की गई थी। बिने साइमन टेस्ट, गाल्टन कैटल टेस्ट, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एंड वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वेस्लर एडल्ट में इसकी यूज की गई थी। डीक्यू का उपयोग कब किया गया था। वेस्लर पैमाने में व्यक्ति के वर्तमान और उपेक्षित बुद्धि के अंतर को मापने हेतु किया गया था। Question number 27 history of intelligence testing can be described in the following sequence। तो गाल्टेन, जेम कैटल, बिने साइमन एंड वेस्लर, इसका जो राइट सीक्वेंस है वो वही है। पहले गाल्टेन ने दिया था, फिर जेम कैटल, फिर देन बिने साइमन एंड देन वेस्लर। Question number 28 a numerical ability test with 50 item has Kronberg alpha 0.80 in split into 2 equal halves expected correlation between half। तो इसका जो ये होगा राइट आंसर बनेगा वो आपको 0.67 बनेगा। कैसे, जो r बाई 2 इसको ये करते हैं ना, डबल करते हैं। स्पीयरमैन ब्राउन के अनुसार जो है क्या करते हैं, फुल टेस्ट को हाफ करने के लिए रिलायबिलिटी घटती है, इसलिए इनका जो होता है ये 80 है, 0.67 आएगा। इसका फॉर्मूला आता है रेवेन स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस इज प्रिज्यूम टू मेजर। यानी रेवेन का जो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस किसे मापता है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, कन्वर्जेंट थिंकिंग, जनरल इंटेलिजेंस या स्पेशियल रीजनिंग। रेवेन प्रोग्रेसिव किसको ये करता है, एसपीएम को जी फैक्टर को मापता है। किस पे मापता है, जो भाषा रहित यानी जिसपे लैंग्वेज का यूज नहीं होता है। रेवेन स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो है एक कल्चर फेयर टेस्ट है। द राइट आंसर इज जनरल इंटेलिजेंस। Question number 30 according to Hull space theory anxiety is emotionally based drive and there can be hypothesized the kick anxious subject would be faster on yield than the low anxious subject using Taylor manifest anxiety scale and confirm दिस हाइपोथेसिस दी प्रोवाइड एविडेंस ऑफ। कहता है कि स्पेस थ्योरी के अनुसार एंजाइटी इमोशन ड्राइव है और यह माना जाता है कि ज्यादा एंजाइटी वाले लोग कम एंजाइटी वाले लोगों की तुलना में पलक झपकाने में ज्यादा तेज होंगे। टेलर मैनिफेस्ट एंजाइटी स्केल का इस्तेमाल करके एक रिपोर्ट ने इस हाइपोथेसिस को कंफर्म किया है। इस बात का सबूत देता है कि क्या convergent and discriminate validity of MAS, validity of Hull space theory, generalizability of MAS and construct validity of MAS। तो validity of Hull space and construct validity of MAS। रिजल्ट क्या होता है, द रिजल्ट वैलिडेट हल स्पेस एंड सो MAS मेजर एंजाइटी कंस्ट्रक्ट। यानी यह सिद्धांत मानता है, किस बात का समर्थन करता है कि MAS की अवधारणा जो है वैधता दर्शाते हैं और यह पुष्टि करता है कि चिंता निर्माण को मापता है। द राइट आंसर इज बी एंड डी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ऑफ एस एंड वैलिडिटी ऑफ हल स्पेस थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि अ फिफ्थ टेस्ट वाज एडेड एंड ओल्ड एस्टैब्लिश्ड सिलेक्शन
test battery of 4 multiple correlation, one between a suitable external criterion and 3 old battery, and the other between the same criterion and 4 tests of they were computed. The significant change is R2 would provide an evidence. आर स्क्वायर क्या इंडिकेट करता है? आर स्क्वायर इंडिकेट करता है कि अगर आर स्क्वायर में आर स्क्वायर ये होता है, इंक्रीज होता है या इम्प्रूव होता है, तो एक नया टेस्ट में क्या होता है? नया टेस्ट अतिरिक्त और विशिष्ट जानकारी से जोड़ता है। इस विधि को क्या कहते हैं? ये सिद्ध करता है किसको? इंक्रीमेंट वैलिडिटी ऑफ फिफ्थ टेस्ट। द राइट आंसर इज इंक्रीमेंट वैलिडिटी। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ग्लोबल 5 फैक्टर आर द सेकेंड ऑर्डर फैक्टर ऑफ 16 PF. Global 5 are measured by NEO and FFI. थर्ड ऑप्शन कहता है ग्लोबल 5 are from Goldberg adjective, and फोर्थ ऑप्शन कहता है ग्लोबल 5 come from Eigen personality. The right answer is global 5 factor are higher order factor and driven from Cattell factor. Okay. Second order factor from SPF. Question number 33. Question number 30 is the last question of the part. Assertion region कहता है projective technique are difficult to standardize and norm, and region कहता है projective technique are not time test. Both here two are सही है। प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या है? डिफिकल्ट है, स्टैंडर्डाइज नॉर्म नहीं है। इसको किस चीज करने के लिए? इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए कोई ऐसा नॉर्म नहीं है, ये डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर रीजन में कहता है प्रोजेक्टिव टेक्निक आर नॉट टाइम टेस्ट, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। दोनों सही है पर एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये था साइकोलॉजी टेस्टिंग का पार्ट 1 और बहुत ही जल्द पार्ट 2 आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को एक बूस्ट अप दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।